नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में एनसीएल रिसर्च इस कंपनी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देखेंगे, जिसमें कंपनी कौन से बिजनेस में काम करती है, साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल कैसे है और कंपनी के प्रमोटर के पास कंपनी की कितनी शेयर होल्डिंग है। तो उन सब के बारे में हम फुल इन्फॉर्मेशन देखेंगे और उससे एनालिसिस करके देखेंगे कि एनसीएल रिसर्च का कंपनी का शेयर हमें आने वाले दिनों में एक मल्टीबैगर बनते हुए देखने को मिल सकता है या फिर नहीं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के बारे में देखेंगे तो इस कंपनी का शेयर प्राइस हमें 1.70 रुपीज़ पर अभी ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम कंपनी के जो बिजनेस है तो उसके बारे में देखेंगे तो एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड इज़ द वन ऑफ द RBI registered NBFC and it is engaged in the business of financial and investment. The co is the carrying, trading, investing activities in both equity and F&O segment and also trading in commodities market. Apart from its financing activities, the co dot is also carrying the business of advancing loans and investing in quoted and unquoted securities. गौतम बोस इज़ द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के बारे में देखेंगे तो ये वन ऑफ द RBI रजिस्टर NBFC कंपनी है। साथ ही में अगर हम देखेंगे तो कंपनी हमें फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बिजनेस में अभी यह काम करते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही में अगर हम देखेंगे तो कंपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ जिसमें हमें कंपनी इक्विटी और जो F&O सेगमेंट है तो उसमें यहाँ पर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही में कंपनी हमें कमोडिटीज़ मार्केट में भी जो फाइनेंशियल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है तो उसमें भी यहाँ पर ट्रेडिंग करते हुए देखने को मिल रही है। उसके साथ ही में अगर हम देखेंगे तो कंपनी हमें बिजनेस ऑफ एडवांसिंग लोन और साथ ही में जो इन्वेस्टिंग इन कोटेड ऑन इन कोटेड सिक्योरिटीज़ है तो उसमें भी हमें यहाँ पर कंपनी इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी हमें जो सेक्टर में अभी काम करते हुए देखने को मिल रही है तो ये सभी वर्क देखने के बाद हम देखेंगे तो कंपनी हमें यहाँ पर NBFC सेक्टर्स में काम करते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद कंपनी जो हमें इस Q3 में जो परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रही है तो उसके बारे में देखने के लिए क्वार्टर रिजल्ट हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी के जो लेटेस्ट Q3 के मतलब दिसंबर 21 के जो रिजल्ट है उसमें कंपनी का अगर हम सेल्स देखेंगे तो हमें इस Q3 में कंपनी का सेल्स यहाँ पर 51 लाख का होते हुए देखने को मिला है, जो कि अगर हम Q2 में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें 32 लाख का देखने को मिला था। तो एक अच्छी ग्रोथ हम देखेंगे तो कंपनी हमें क्वार्टरली बेसिस Q3 में करते हुए देखने को मिल रही है। वही अगर हम पिछले साल के Q3 में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें 60 लाख का देखने को मिला था। तो उससे कंपनी का सेल्स हमें इस Q3 में थोड़ा कम होते हुए देखने को मिला है और हमें ये 51 लाख का होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी हमें एक क्वार्टरली बेसिस अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर करते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही में एयर और एयरबेस कंपनी का हमें सेल्स थोड़ा कम होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसके कंपेरेटिवली मतलब सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो Q3 में कंपनी का जो सेल्स 51 लाख का था तो उसके कंपेरेटिवली हमें एक्सपेंस 29 लाख के देखने को मिले थे, जो कि कंपनी के लिए एक अच्छी बात होती है। वही अगर हम Q2 में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें 32 लाख और एक्सपेंस 13 लाख। वही अगर हम पिछले साल के Q3 में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स 60 लाख और एक्सपेंस है वो हमें यहाँ पर 22 लाख के देखने को मिले। तो कंपनी का सेल्स ज़्यादा होना और उसके कंपेरेटिवली एक्सपेंस कम होना तो कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज़ होती है। और उसी वजह से हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें इस Q3 में 22 लाख, वही अगर हम Q2 में देखेंगे तो हमें 19 लाख का देखने को मिला था। एक अच्छी ग्रोथ हमें Q2 से Q3 में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। वही अगर हम पिछले साल के Q3 में देखेंगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वह हमें 38 लाख का देखने को मिला था। तो एयर और एयरबेस देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें ज़रूर यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिला है, लेकिन कंपनी अभी भी हमें यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है। वही इसके साथ ही में अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो इस Q3 में हमें 43% का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है, जो कि अगर हम Q2 में देखेंगे तो हमें 59% का देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टरली बेसिस हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अभी कम होते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल हम देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अभी में हमें 40 से यहाँ पर ऊपर इस Q3 में देखने को मिल रहा है। वही अगर हम पिछले साल के Q3 में देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें 63.33% का देखने को मिला था,
तो उससे अगर हम इस साल के क्वार्टर 3 का कंपैरिजन करके देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें 20% से यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिला है। तो ईयर और ईयर बेस और साथ ही में मंथली बेसिस दोनों में हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम होते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह कंपनी की शेयर की प्राइस है तो उससे कंपैरिजन करके देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अभी भी हमें 40 से ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ये इस कंपनी के लिए हमें यहाँ से पॉजिटिव चीज़ देखने को मिल रही है। इसके बाद कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इस क्वार्टर 3 में कंपनी हमें 15 लाख का यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि अगर हम क्वार्टर 2 में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 12 लाख का यहाँ पर देखने को मिला था। तो एक थोड़ी ग्रोथ हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट में इस क्वार्टर 3 में क्वार्टर 2 के कंपैरिजन में देखने को मिल रही है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 3 में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 18 लाख का देखने को मिला था। तो इससे अगर हम इस साल के क्वार्टर 3 से कंपैरिजन करके देखेंगे तो हमें 18 लाख से कंपनी का नेट प्रॉफिट 15 लाख का यहाँ पर होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसमें थोड़ी सी गिरावट हमें नेट प्रॉफिट में इस क्वार्टर 3 में पिछले साल के क्वार्टर 3 के कंपैरिजन में होते हुए देखने को मिल रही है। तो मंथली बेसिस हमें यहाँ पर ग्रोथ और साथ ही में ईयर और ईयर बेस थोड़ी गिरावट कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। लेकिन अभी भी हम देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट है वो मतलब पिछले 3 क्वार्टर से देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें लगातार यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और उसमें कंपनी हमें ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद अर्निंग पर शेयर के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का अर्निंग पर शेयर हमें ना के बराबर ही देखने को मिल रहा है। तो अभी हमने जो कंपनी के क्वार्टर 3 के लेटेस्ट अब रिजल्ट देखे तो उसमें हमें कंपनी का सेल्स कंपनी के एक्सपेंस के कंपैरिजन में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर प्लस में देखने को मिल रहा है। साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें कंपनी का 40 के ऊपर इस क्वार्टर 3 में देखने को मिल रहा है। वही कंपनी का नेट प्रॉफिट हम देखेंगे तो कंपनी लगातार पिछले 3 क्वार्टर से देखेंगे तो लगातार अपना नेट प्रॉफिट हमें बढ़ाते हुए देखने को मिल रही है। तो क्वार्टर 3 में हम देखेंगे तो कंपनी के जो सभी सेगमेंट है तो उसमें हमें क्वार्टरली परफॉर्मेंस मंथली बेसिस कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन ईयर और ईयर बेसिस हम देखेंगे तो कंपनी के परफॉर्मेंस हमें थोड़े से यहाँ पर डाउन होते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन ओवरऑल कंपनी के जो रिजल्ट है उस वो हमें यहाँ पर अच्छे देखने को मिल रही है। और इसी वजह से हम देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से हमें एनसीएल रिसर्च इस कंपनी के शेयर में इसी वजह से एक अप साइड पर कंपनी का शेयर लगातार जाते हुए देखने को मिल रहा है। इसके बाद कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है तो उसके बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें जो सेल्स सेगमेंट है तो उसके बारे में देखेंगे तो मार्च 2010 में कंपनी का सेल्स 3.68 करोड़ का हमें देखने को मिला था। उसके बाद हमें 3.29, 10.39, इसके बाद 11.96, इसके बाद 32.78। तो मार्च 14 तक हम देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें यहाँ पर अच्छे खासे लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला था। लेकिन मार्च 15 से हम देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिला और है हमें 3.22, इसके बाद 4.67, इसके बाद मार्च 17 में 7.35, इसके बाद में 18 में 2.81, इसके बाद 19 में 3.40, 20 में 2.43, इसके बाद मार्च 21 में हमें ये 1.85 देखने को मिला था। तो अगर हम पिछले 4-5 साल से देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें यहाँ पर एक ही रेंज में देखने को मिल रहा है। वही अगर हम इसके कंपेरेटिवली अगर कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो मार्च 10 में कंपनी के सेल्स के कंपैरिजन में हमें एक्सपेंस ज़्यादा होते हुए देखने को मिले थे। इसी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें कंपनी का यहाँ पर माइनस में देखने को मिला था। लेकिन इसके बाद हम देखेंगे तो कंपनी हमें जो सेल्स है वो उसके कंपेरेटिवली एक्सपेंस लगातार कम करते हुए देखने को मिली। और उसके बाद हम देखेंगे तो मार्च 17 में ही हमें कंपनी का एक्सपेंस कंपनी के सेल्स के कंपेरेटिवली ज़्यादा देखने को मिला और उसी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें माइनस में देखने को मिला। लेकिन ओवरऑल हम देखेंगे तो बाकी के सभी सालों में कंपनी हमें यहाँ पर अपने एक्सपेंस कंट्रोल करते हुए देखने को मिली थी और उसकी वजह से हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 10 से जो कंपनी का ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें माइनस में देखने को मिला था, इसके बाद हमें ये 22 लाख, इसके बाद 23 लाख, इसके बाद 69 लाख, इसके बाद 1.46 करोड़, इसके बाद 87 लाख, इसके बाद 17 लाख, इसके बाद मार्च 17 में हमें फिर से ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में देखने को मिला। लेकिन इसके बाद हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिर से प्लस में आते हुए देखने को मिला और ये हमें मार्च 18 में 12 लाख, इसके बाद 16 लाख, इसके बाद 0.01, इसके बाद 0.01। तो पिछले अगर हम 2 सालों में देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें 0.01 देखने को मिला था। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें पिछले 2 सालों में ज़रूर यहाँ पर प्लस में देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी को आने वाले दिनों में इसको और यहाँ से बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी के लिए यहाँ से फ़ायदा होते हुए देखने को मिलेगा।
तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें 2 सालों में यहाँ पर माइनस में देखने को मिल रहा है, लेकिन उसको छोड़कर देखेंगे तो कंपनी के बाकी सालों में कंपनी हमें अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिली है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो हमें मार्च 10 में माइनस में देखने को मिला। और उसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें 6.69, इसके बाद 2.21, इसके बाद 5.77, इसके बाद 4.45, इसके बाद 27.02 और 3.64 देखने को मिला है। इसके बाद हमें फिर से अगर मार्च 17 में देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जैसे हमें माइनस में देखने को मिला था, तो वैसे हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पर माइनस में देखने को मिला। लेकिन इसके बाद हम आने वाले जो साल है उसमें देखेंगे तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 4.27, 4.71, उसके बाद 0.41 और मार्च 21 में हमें 0.54 देखने को मिला था। तो पिछले 2 सालों में देखेंगे तो मार्च 20 और 21 में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें 1% से भी ज़्यादा के नीचे के देखने को मिले हैं। तो पिछले 2 सालों में जो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें जो कम होते हुए देखने को मिले, तो कंपनी को इसको आने वाले दिनों में इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी के लिए यहाँ से एक अच्छी बात होते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट का जो सेगमेंट है तो उसके बारे में देखेंगे तो मार्च 10 में हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर 0.06 का प्लस में देखने को मिल रहा है। तो ये इसी वजह से कंपनी हमें अदर इनकम यहाँ पर इंक्रीज करते हुए देखने को मिलेगी, उसी वजह से हमें ये नेट प्रॉफिट प्लस में देखने को मिला है। बाद 0.14, इसके बाद 0.15, 0.47, 0.93, 0.55, इसके बाद 0.08, इसके बाद मार्च 17 में हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर माइनस में जाते हुए देखने को मिला। इसके बाद हमें ये 0.07, 0.07, इसके बाद 0.11, इसके बाद 0.02 और मार्च 21 में 0.01 देखने को मिला था। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोनों हमें जैसे मार्च 20 और 21 में यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिले, तो उसी तरह हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर मार्च 20 में 0.02 और 21 में 0.01 देखने को मिला था। तो कंपनी हमें जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार यहाँ पर इंक्रीज करते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन पिछले अगर 2 सालों में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। तो कंपनी को इसको भी आने वाले दिनों में इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस इम्प्रूव देखने को मिलेंगे और साथ ही में कंपनी हमें यहाँ पर मल्टीबैगर होते हुए देखने को मिलेगी। तो आने वाले दिनों में हमें कंपनी का जो परफॉर्मेंस है नेट प्रॉफिट सहित बाकी के जो सेगमेंट है तो उसके ऊपर भी फोकस रखना पड़ेगा कि कंपनी आने वाले दिनों में कैसे हमें यहाँ पर परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी जो लगातार हमें छोटा ही सही लेकिन जो नेट प्रॉफिट इंक्रीज करते हुए और जनरेट करते हुए देखने को मिली है, तो उसी वजह से कंपनी का शेयर हमें यहाँ पर लगातार अपर साइड, और साथ ही में अगर हम देखेंगे तो कंपनी जो हमें यहाँ पर स्प्लिट और बोनस जैसे कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिली है, तो उसकी वजह से हमें कंपनी का शेयर यहाँ पर लगातार ऊपर जाते हुए देखने को मिला है। लेकिन अगर हम इस कंपनी में लार्ज इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे तो यहाँ पर हमें अभी इतनी ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए लार्ज इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हमें पिछले 2 सालों में यहाँ पर बहुत ही कम होते हुए देखने को मिला है। तो अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें आने वाले दिनों में यहाँ पर माइनस में जाते हुए देखने को मिलता है, तब हमारी जो लार्ज इन्वेस्टमेंट है वो डूब भी सकती है। तो इसी वजह से लार्ज इन्वेस्टमेंट करना इस कंपनी में सही बात नहीं है। लेकिन जैसे जैसे कंपनी हमें नेट प्रॉफिट यहाँ पर इंक्रीज करते हुए अगर फ्यूचर में देखने को मिलती है, तब हम इस कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर बढ़ाएंगे और लार्ज इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। तब तक स्मॉल क्वांटिटी में जिस तरह कंपनी परफॉर्मेंस कर रही है तो उसी तरह हमें कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और कंपनी जो आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्मेंस करती है तो उसके हिसाब से हमें कंपनी में अपनी जो शेयर होल्डिंग है उसे बढ़ाना या फिर घटाना चाहिए। इसके बाद कंपनी की जो बैलेंस शीट है तो उसके बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है तो उसमें सबसे पहले हम कंपनी का जो रिजर्व सेगमेंट है तो उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो मार्च 2010 में अगर हम कंपनी के रिजर्व देखेंगे तो हमें 2 करोड़ के देखने को मिले थे। इसके बाद कंपनी के रिजर्व हम देखेंगे तो कंपनी रिजर्व हमें बढ़ते हुए देखने को मिले, और सितंबर 21 में कंपनी के रिजर्व हमें 33 करोड़ तक यहाँ पर पहुँचते हुए देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी के नज़र से हमें अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के बोरेंग्स देखेंगे तो मार्च 2010 में कंपनी के ऊपर कोई बोरेंग्स नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे तो कंपनी हमें 1 साल भी कंपनी पर कोई बोरेंग्स नहीं दिखा, और सितंबर 21 में कंपनी के बोरेंग्स हमें 0 देखने को मिले। तो कंपनी की जो रिजर्व है वो हमें लगातार यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिले, और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के बोरेंग्स है वो हमें यहाँ पर 0 देखने को मिल रही है, और कंपनी यहाँ पर डेट फ्री देखने को मिल रही है। तो ये कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें हमें सबसे स्ट्रांग पॉइंट ये कंपनी के लिए देखने को मिल रहा है कि कंपनी हमें डेट फ्री कंपनी यहाँ पर वो देखने को मिल रही है, और उसके साथ में कंपनी के रिजर्व हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं।
तो इसी वजह से हम देखेंगे तो कंपनी जो हमें छोटा ही सही नेट प्रॉफिट जो जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है, तो वो उसी वजह से हमें देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी के बोनस हमें जीरो देखने को मिल रहे हैं, और उसी वजह से कंपनी को जो इंटरेस्ट रेट है वो चुकाना नहीं पड़ रहा है, और इसी वजह से कंपनी हमें नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है। तो इस सेगमेंट में हमें कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो यहाँ पर स्ट्रांग देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कंपनी को हमें फ़ायदा होते हुए देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम कंपनी का जो कैश फ्लोज का सेगमेंट है तो उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो कंपनी का जो कैश फ्लो है उसमें हम देखेंगे तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इन तीनों को मिलाकर देखेंगे तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो हमें मार्च 21 में यहाँ पर -0.05 होते हुए देखने को मिल रहा है। इससे पहले हम देखेंगे तो कंपनी मार्च 20 में हमें 0.09 का यहाँ पर नेट कैश फ्लो जनरेट करते हुए देखने को मिली थी, लेकिन इससे पहले हम 3 साल देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें माइनस में देखने को मिला था, और उससे पहले हम मार्च 16 से पहले हम देखेंगे तो कंपनी हमें नेट कैश फ्लो वो जनरेट करते हुए देखने को मिली थी। तो कंपनी का मार्च 21 में जो नेट कैश फ्लो हमें माइनस में देखने को मिला है, तो कंपनी को आने वाले दिनों में इसको प्लस में करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी एक नेट कैश फ्लो जनरेट करते हुए देखने को मिलेगी, और कंपनी के पास हमें कैश होते हुए यहाँ पर होते हुए देखने को मिलेंगे, जिससे वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस हमें इंप्रूव होते हुए देखने को मिलेंगे। तो कंपनी को आने वाले दिनों में अपनी जो नेट कैश फ्लो है वो हमें यहाँ पर प्लस में लाने पड़ेंगे, तभी हमें कंपनी को यहाँ से फ़ायदा होते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है तो उसके बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो कंपनी के जो प्रमोटर है तो उनके पास देखेंगे तो दिसंबर 21 में उनके पास 2.79% की हमें हिस्सेदारी देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही कम, यहाँ पर हम देखेंगे तो ना के बराबर ही उनकी हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। उसके कंपेरेटिवली अगर हम पब्लिक के पास देखेंगे तो 97.21% की उनके पास हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास बहुत कम हिस्सेदारी होना और पब्लिक के पास ज़्यादा होना, ये कंपनी के लिए यहाँ पर निगेटिव बात हमें देखने को मिल रही है। तो कंपनी जो नेट प्रॉफिट हमें लगातार जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है, साथ ही में कंपनी की बैलेंस शीट हमें स्ट्रांग देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरह कंपनी के नेट कैश फ्लो और कंपनी के जो प्रमोटर होल्डिंग है उसमें एक प्रमोटर की हिस्सेदारी हमें बहुत ही कम देखने को मिल रही है, तो ये बात आने वाले दिनों में एक रिस्की हो सकती है। तो इसी वजह से यहाँ पर लार्ज इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना एक गलत बात होगी। और कंपनी के जो नेट प्रॉफिट हमने देखे तो उसमें हमें कंपनी के पिछले 2 सालों में नेट प्रॉफिट कम होते हुए देखने को मिले हैं, तो इसी वजह से आने वाले दिनों में कंपनी अगर लॉस में जाती है तो हमें यहाँ पर लार्ज इन्वेस्टमेंट से यहाँ पर नुकसान होगा। तो इसीलिए जिस तरह कंपनी परफॉर्मेंस कर रही है तो उसी तरह हमें कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और आने वाले दिनों में कंपनी के परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर इंप्रूव होते हुए देखने को मिलते हैं, तभी हम इस कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट थोड़ी करके बढ़ाएंगे। तब तक हम देखेंगे तो स्मॉल इन्वेस्टमेंट से ही हम इस कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट जारी रखेंगे, ताकि कंपनी अगर फ्यूचर में लॉस करती है तो हमें लॉस ज़्यादा ना हो, और साथ ही में कंपनी प्रॉफिट करती है तो हम इसमें प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।